आज का हमारा चैप्टर है संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और जो आर्टिकल इसमें कवर किए गए हैं 1 to 4। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही आज तक ये करंट से जुड़ा हुआ है जितना कि संविधान के बनने के समय था। यानी ये चैप्टर जो जानकारियां आपको देगा वो 1950 में भी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या सीखेंगे हम इसमें, क्या क्या जानेंगे। भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो हम समझेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, क्यों हमने फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। हम देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कैसे हो सकता है, किसी नए राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। और राज्यों का निर्माण इस टॉपिक को बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना देता है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसके पहले से नए राज्यों की मांग थी, खासतौर पर भाषाई आधार पर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस ने इस बात पर सहमति जताई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन वो क्या परिस्थितियां थी कि देश आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत का संविधान बना और 1950 के बाद सरकार, केंद्र सरकार जो कि कांग्रेस की ही थी, वो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से पीछे हटने लगी। तो इसको भी हम समझेंगे। 1950 में किन राज्यों की मांग थी, उनमें से कितनी मांग पूरी हुई। आज भारत में किन राज्यों की मांग है अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें हम संवैधानिक व्यवस्था पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण होता है। और इसके दूसरे हिस्से में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत को ज्यादा राज्यों की जरूरत है, छोटे राज्यों की जरूरत है, एक समान जनसंख्या वाले राज्यों की जरूरत है, या फिर वर्तमान ढांचा ठीक है, और किन किन नए राज्यों की डिमांड है उसको भी समझेंगे। ये जो हिस्सा है दूसरा, ये आपके मेन एग्जाम के लिए, एस्से के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आरंभ करते हैं संवैधानिक व्यवस्था से। भारतीय संविधान का भाग 1, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 1 जो ये कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना है कि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है बजाय कि राज्यों के समूह के। हमने फेडरेशन वर्ड से परहेज किया। क्यों? जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया, हमने संघीय राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। 2 कारण हैं। पहला तो ये कि भारतीय संघ
अमेरिकन संघ की तरह समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के मध्य हुए किसी अकॉर्ड या एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में था। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब यहां पर जब हम जिक्र कर रहे हैं कि हमने फेडरल की बजाय यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, अमेरिकन संविधान में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उसकी जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्यों? और जब हम कह रहे हैं कि अमेरिकी संघ जो है वो समझौते का परिणाम है और हमारा संघ जो है समझौते का परिणाम नहीं है, तो यहां पर एक प्रश्न ये भी तो उठता है कि अमेरिकी संघ जो है वो किस प्रकार के समझौते का परिणाम है और क्या हमें उसको यहां पर समझना चाहिए? मैं आपको एक बहुत बुनियादी कारण बताता हूं कि क्यों भारत का संविधान एक अलग प्रकार का संघ है और क्यों अमेरिकन संविधान एक अलग प्रकार का संघ है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में एक खास प्रकार की व्यवस्था है, पुरुषों के पास ज्यादा अधिकार, महिलाओं के पास कम अधिकार। आधुनिक विश्व में भले ही ये कम होता जा रहा हो, लेकिन प्राचीन काल से इस तरह की एक व्यवस्था बनी। एक कार्य पुरुषों के लिए उचित, महिलाओं के लिए अनुचित। एक प्रश्न तो यह है कि इसका क्या कारण है। एक दूसरा प्रश्न भारत के संदर्भ में, प्राचीन काल में जाति व्यवस्था और उस जाति व्यवस्था में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, एक वर्ग के पास विशेषाधिकार और दूसरे वर्ग के पास किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं। ऐसा क्यों? कोई जवाब? पहले क्वेश्चन में जिसका इकोनॉमी में हायर रोल होता था उसको ज्यादा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी जिसके हाथ में होती थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो पुरुषों के हाथ में इकोनॉमी थी, इसलिए पुरुषों के हाथ में ज्यादा अधिकार थे। अच्छा, और दूसरे मामले में भी इकोनॉमी। फिर तो इसका एक कारण तो इकोनॉमी है, लेकिन इसका एक बड़ा सरल सा उत्तर भी है, और वो ये कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, वो अपने आप को प्रथम स्थिति में रखता है, वो अपने आप को फेवर देता है। अब आप कहोगे कि इससे क्या संबंध है? पहले तो दोनों प्रश्नों के उत्तर को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। पूरी दुनिया में जो सत्ता है वो पुरुष प्रधान रही है आमतौर पर। तो पुरुष प्रधान सत्ता रही है तो उन्होंने अपने आप को प्रमुखता से हर जगह पर रखा। उसी प्रकार से भारत में प्राचीन काल में जाति व्यवस्था में उच्च वर्ग का प्रमुख स्थान रहा, वो लॉ मेकर रहे, तो उन्होंने अन्य जातियों के ऊपर विशेषाधिकार अर्जित कर लिया क्योंकि कानून निर्माता वही थे। हिस्ट्री में हम इसको ज्यादा समझेंगे। इसका संविधान से क्या लेना देना है? कंफ्यूजन हो रहा है। अमेरिका में जब संविधान बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए तो आपने फिलाडेल्फिया का नाम सुना होगा। फिलाडेल्फिया समझौता। संविधान बनाने के लिए जब अमेरिकन राज्यों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए तो उस समय 13 राज्य थे, उनमें से 12 राज्य इकट्ठा हुए। एक ने बायकॉट कर दिया था, रोड आइलैंड। उसको लगता था कि एक केंद्रीय संविधान बनेगा तो उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। तो ये 12
राज्य इकट्ठा हुए एक समझौता करने के लिए। इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकन संविधान को स्वीकृति मिली कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये सब लोग जब संविधान निर्माण के लिए इकट्ठा हुए तो प्रत्येक राज्य को चिंता थी कि उसके अधिकारों का क्या होगा। तो उन्होंने अपने हित पहले सुरक्षित किए। मेरी जमीन, मेरा निशान, निशान मतलब फ्लैग, मेरे अधिकार, मेरे लोग। तो पहले अमेरिकन राज्यों ने अपने आप को सुरक्षित किया। हमारा अपना संविधान होगा, अपनी नागरिकता होगी, अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, अपना फ्लैग होगा। और उसके बाद जो बचा एक कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र को दे दिया। तो अमेरिका में राज्य मजबूत स्थिति में हो गए और केंद्र थोड़ा कमजोर हो गया। वहां पर संविधान इस तरीके से बना। यानी अमेरिका में संविधान स्टेट ओरिएंटेड फोर्सेस ने बनाया। संविधान निर्माण की शक्ति किसके पास थी? राज्यों के प्रतिनिधियों के हाथ में थी। इसके विपरीत भारत में संविधान सभा के तौर पर एक बहुत मजबूत संस्था काम कर रही थी और उसमें कांग्रेस का बहुमत था, या ये कहिए कि केंद्र का बहुमत था। इन्होंने देश को मजबूत रखने के लिए केंद्र को मजबूत रखा। इसका मतलब यह नहीं कि राज्यों को कमजोर कर दिया, लेकिन संघीय राज्य की बजाय राज्यों का संघ इस बात से भी समझा जा सकता है कि संविधान बनाया किसने। यहां पर सेंटर ओरिएंटेड, केंद्राभिमुख शक्तियों ने संविधान बनाया, यहां पर राज्यों के हाथ में। इसको और ज्यादा जब हम भारतीय संघ का स्वरूप, नेचर पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से पहले, वहां पर इसको और क्लियर कर देंगे। तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि भारत, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। अनुच्छेद 1 नाम इंडिया, भारत। अनुच्छेद 1 इसको 3 भागों में विभाजित करता है। इसको यानी इंडियन टेरिटरी को, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनको किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा एक्वायर या अधिग्रहित किया जा सकता है। एक्वायर्ड एरिया, अधिग्रहित क्षेत्र। अगर हमें यह जानना है कि इस समय भारत में कितने राज्य हैं, संघ क्षेत्र क्या है, एक्वायर्ड एरिया क्या है, अधिग्रहित क्षेत्र क्या है, तो हमें शेड्यूल 1 अनुसूची 1 को देखना होगा। पिछली क्लास जो हुई है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको शेड्यूल याद कर लेनी चाहिए, हमें उनकी जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी। तो शेड्यूल 1 में इस समय 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं और एक्वायर्ड एरिया कितने हैं? अभी कोई नहीं। ठीक है, सुनने हैं। अगर आपके सामने एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव कि भारतीय संसद संविधान संशोधन के माध्यम से नए राज्य का निर्माण करती है, एक नए राज्य का निर्माण करती है, तो बताइए इसके लिए उसको किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो अनुसूची 1, क्योंकि इसी लिस्ट में परिवर्तन होगा। अगर एक नया राज्य बनेगा तो यहां पर 29 हो जाएंगे, या एक नया यूनियन टेरिटरी बनेगा तो यहां पर 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। भारत में जो राज्य हैं उनके लिए एक समान व्यवस्था है। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो सभी राज्यों पर लागू होता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है, उनके बारे में अलग से प्रोविजन है, लेकिन राजनीतिक ढांचा लगभग एक जैसा है।
इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी, इनके लिए अलग से प्रशासनिक उपबंध हैं जो पार्ट 8 है उसमें, तो वो हम समय आने पर पढ़ेंगे। एक्वायर्ड एरिया के प्रशासन के बारे में भारत सरकार और संसद सक्षम है नियम बनाने के लिए। पर दो शब्दों को समझना है, एक तो है भारत के क्षेत्र और एक है भारत का संघ। तो भारत के क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया और भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही हैं या दोनों में कोई अंतर है? तो यूनियन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें राज्य आ जाते हैं और यूनियन टेरिटरी आ जाती है। भारत राज्यों का संघ है, तो अगर राज्यों का संघ है तो इसमें यूनियन टेरिटरी नहीं आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य आएंगे। लेकिन भारत के क्षेत्र में ये सब कुछ आ जाएगा, जो अभी हमने 3 पॉइंट देखे थे, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड एरिया। भारत राज्यों का संघ है तो इसमें सिर्फ राज्य आएंगे, और भारत के क्षेत्र में ये राज्य भी आएगा, यूनियन टेरिटरी भी आएगी, एक्वायर्ड एरिया भी आएगा। इस अंतर को आप ध्यान रखेंगे। जब हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड एरिया या अधिग्रहित क्षेत्र, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? भारत एक सोवरेन कंट्री है। हमने नागरिकता, जो हमारा इससे पहला चैप्टर था, प्रिएम्बल, उसमें सोवरेन वर्ड पढ़ा था, संप्रभु। तो भारत एक संप्रभु शक्ति होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उनको फॉलो करते हुए किसी क्षेत्र की खरीद फरोख्त कर सकता है या संधि समझौते के द्वारा किसी नए क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है, और वो उदाहरण हो सकते हैं एक्वायर्ड एरिया के। क्या भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारत में कुछ नए क्षेत्र जोड़े गए हैं जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे? जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी। ये इसमें से कुछ क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में थे और कुछ जैसे कि गोवा पुर्तगाल के नियंत्रण में थे। हमने इन्हें उनसे प्राप्त किया। या सिक्किम, जो कि एक समझौते के तहत सिक्किम का भारत में विलय हुआ। तो ये सब एक्वायर्ड एरिया के एग्जाम्पल हैं। आज इनमें से कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ राज्य हैं, यानी कि एक्वायर्ड किए गए क्षेत्रों को हम फिर प्रशासन के हिसाब से राज्य या यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देते हैं। तो अनुच्छेद 1 ये जानकारियां देता है, या अनुच्छेद 1 की व्याख्या करने से ये जानकारियां निकल करके आती हैं। अभी हम चारों आर्टिकल पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट पर जाएंगे कि नए राज्यों की मांग और ये सब। आर्टिकल 2 जो है वो संसद को एक शक्ति देता है संघ में नए राज्यों के प्रवेश की। संघ में नए राज्यों के प्रवेश को लेकर के संसद की जो शक्ति है वो 2 प्रकार से है। पहला, किसी भी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर लेना। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। दोनों में अंतर क्या है? पहली शक्ति उन राज्यों के संदर्भ में है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें संघ में शामिल करना है। दूसरी शक्ति उन राज्यों को लेकर के है जो जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनको बनाना है। कैसे बनाना है? इस पार्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो आर्टिकल 3 है कि नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर 2014 में तेलंगाना,
या फिर जैसा हमने जम्मू कश्मीर में देखा, तो एक राज्य था वो यूनियन टेरिटरी बन गया, या एक राज्य का दो हिस्सों में विभाजन हो गया, दो यूनियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। ये कैसे होता है? भारतीय संघ के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की शक्ति या किसी राज्य के दर्जे को बदल देना, किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना देना या किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य बना देना, ये कैसे होता है? अनुच्छेद 3 इसके बारे में हमें जानकारी देता है। अनुच्छेद 3 ये शक्ति पार्लियामेंट को दे देता है कि संसद ये कर सकती है, क्या क्या कर सकती है और उसके बाद कैसे कर सकती है। देखो, ये जरूरी है कि एक रीडिंग आप लोग पहले ले लिया करो ताकि बीच में कुछ पूछ सको या चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। आर्टिकल 3 में संसद क्या क्या कर सकती है, आपकी बुक में 5 पॉइंट है। किसी एक राज्य से उसका कोई एक हिस्सा, कोई एक क्षेत्र अलग कर सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और एक नए राज्य का निर्माण हो गया उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, इस तरीके से। क्या यह संभव है कि अलग अलग दो या दो से ज्यादा राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला लिया जाए और एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए? यह भी संभव है। क्या यह संभव है कि ये एक राज्य है और ये एक दूसरा राज्य है और इसके किसी हिस्से को लेकर के एक राज्य का एक क्षेत्र दूसरे राज्य में मिला दिया जाए? यह भी पॉसिबल है। और जब ऐसा किया जाएगा तो आपकी बुक में जो सेकंड पॉइंट है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देगी। जैसे इस राज्य का क्षेत्रफल बढ़ गया, इस राज्य के 1-2 जिले इधर डाल दिए, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी स्टेट एरिया को बढ़ाना या घटाना भी इसी आर्टिकल का सब्जेक्ट है। फोर्थ पॉइंट इसमें, डी पॉइंट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। एरिया बढ़ा, सीमा भी चेंज हो गई, बॉर्डर लाइन बदल गई। तो ये जो बी, सी और डी पॉइंट है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, आप इसमें से कुछ भी कर लीजिए, तीनों ही होंगे। एक का क्षेत्र बढ़ेगा, एक का घटेगा, एक की रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज। बिना एक नया राज्य बने ही ये तीनों काम हो जाएंगे। ये रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री हो रहा है। नाम परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देने की शक्ति संसद के पास है। राज्य विधानमंडल प्रस्ताव तो पारित कर सकता है कि हम अपने राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अंतिम स्वीकृति संसद ही देगी। तो यह तो हुआ कि संसद क्या कर सकती है। नया राज्य बना सकती है, एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट करके, या 2-4 राज्यों में से एक टुकड़ा निकाल करके, या किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा दे करके, और ये सब। तो ये तो हुआ कि संसद क्या कर सकती है। अब हमें जानना है कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, विधिक प्रक्रिया क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या है, कैसे कर सकती है संसद, ये कैसे करती है, उसका प्रोसीजर क्या है। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता, 368 के दायरे में नहीं आता। 368 में
जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी के होते हैं। संसद में आपको 2/3 बहुमत लगता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो आर्टिकल 3 के मामले में 368 लागू नहीं होता। यहां पर सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी संसद में कोई प्रस्ताव आएगा कि एक नए राज्य का निर्माण होना है, तो संसद में, चाहे वो संसद के किसी भी सदन में आ जाए, इस पर कोई रोक नहीं है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में आए। लेकिन एक शर्त है, आपको कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो नए राज्य के निर्माण से संबंधित हो, उसे संसद में लाने से पहले प्रेसिडेंट को दिखाना आवश्यक है। प्रेसिडेंट की मंजूरी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के, प्रायर मंजूरी के, आप उसको संसद में नहीं रख सकते। क्या राष्ट्रपति मंजूरी देगा? तो आप राष्ट्रपति में पढ़ेंगे आगे, एक गोल्डन रूल है, आर्टिकल 74। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो ये परमिशन लेने की जो जिम्मेदारी है वो मंत्री परिषद की है, ठीक है। और राष्ट्रपति को ये परमिशन देनी ही होती है, क्योंकि वो मंत्री परिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है। दूसरा यहां पर पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति के पास भी एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य की राय जानेगा। राय अर्थात जिस राज्य का विभाजन किया जा रहा है, जिस राज्य में से दूसरा राज्य निकाला जा रहा है, या उन चारों में से कोई भी पॉइंट, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस राज्य की राय जानने के लिए राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उस राज्य के पास, उस राज्य के विधानमंडल के पास भेज देगा कि इसके ऊपर आपका क्या मत है। और वो राज्य एक निश्चित समय के अंदर अपनी राय दे देगा। अगर नहीं दे राज्य तो क्या होगा? और अगर दे और इनकार कर दे कि हम सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा? दरअसल ये एक प्रकार का सूचना तंत्र है कि राष्ट्रपति इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपके राज्य का विभाजन कर रहे हैं, कुछ कहना हो तो बताइए, इनकी राय बाध्यकारी नहीं है। राज्यों की राय को मानना राष्ट्रपति के लिए बंधनकारी नहीं है। दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी। तो ये दो कंडीशन हैं। पहला कि राष्ट्रपति को दिखाया जाए, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाए, और राष्ट्रपति उसके ऊपर राज्य का मत जाने। मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। और जब हम बोलते हैं कुछ भी कि राष्ट्रपति के ऊपर है, इसका मतलब है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके ऊपर है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इस प्रस्ताव को, और संसद में कानून निर्माण के लिए रखा गया कोई भी प्रस्ताव बिल कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। इस विधेयक को कोई मिनिस्टर रखेगा। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और क्या चीजें हैं, सब आप पार्ट 5 में जब संसद पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, फिर चाहे वो राज्य के निर्माण से संबंधित हो या किसी और पॉइंट से, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या विधेयक कहलाएगा। तो ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी रखा जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में इसके ऊपर डिबेट होगी, वोट होगा, वहां से पास हो गया, राज्यसभा में जाएगा, वहां पर भी डिबेट होगी, वोट होगा, वहां से पास होकर के फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और एक आर्टिकल 111 है, अनुच्छेद 111,
जो ये बताता है कि जब एक बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होकर के, राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, या क्या वो नो भी कर सकते हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो राष्ट्रपति के पास एक ही अधिकार है, यस करने का। मूल संविधान में ऐसा नहीं था, यस या अपनी सहमति न देना, नो कर देना, दोनों थे। लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया और ये फिक्स कर दिया गया कि अमेंडमेंट बिल के ऊपर तो प्रेसिडेंट यस ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक नए राज्य का निर्माण या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना सरकार के लिए कितना आसान है। कितना आसान है मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साधारण बहुमत से यह संविधान संशोधन होना है, और साधारण बहुमत वो बहुमत है जिसके ऊपर सरकार चलती है। यह बहुमत तो सरकार के पास हमेशा होता है। राज्यों का इसमें कोई खास रोल नहीं है। अगर राज्य आपत्ति भी दर्ज करते हैं इस स्तर पर, तो उसको मानना ना मानना केंद्र के हाथ में है। तो नए राज्य का निर्माण करना की जो प्रक्रिया है वो आसान है। तो फिर ऐसा क्यों है कि नए राज्यों के निर्माण में केंद्र सरकार बहुत समय लेती है? 1956 में एक साथ 14 राज्यों का गठन हुआ। उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे राज्य बनाए गए, लेकिन बहुत तेजी में राज्य नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? और शुरुआत में जो मैंने प्रश्न उठाया था कि आजादी से पहले कांग्रेस भाषाई राज्यों के पक्ष में थी, लेकिन आजादी के बाद वो भाषाई राज्यों के विरोध में हुई। हालांकि हम जानते हैं भाषाई आधार पर, पूरी तरीके से भाषाई आधार पर नहीं, लेकिन फिर भी भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो यही सब अब हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो आपके मेन एग्जाम, एसे और इंटरव्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन जो है प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आर्टिकल 3 है ये मेन एग्जाम में भी आ सकता है, खासतौर पर पीसीएस लेवल के एग्जाम में, कि नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है।